गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मेरे साथ है ऑल इंडिया रैंक 7 हर्ष पटेल। हर्ष का मई 2023 एग्जाम में सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 7 आया है। बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन आई हैव लिटिल बिट टू से अबाउट हर्ष। हर्ष ने आर्टिकलशिप ENY से की है, अर्नस्ट यंग से 2 साल आर्टिकलशिप ENY में और फिर 1 साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग BCG में। मतलब वर्क एक्सपीरियंस वाइज देखें तो हर वो बड़ा नाम जो लिया जा सकता है सीए के फील्ड में उसमें हर्ष ने काम किया है। बॉस्टन कंसल्टिंग में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है और फिर ऑल इंडिया रैंक 7 लाना, तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ी बात है। इट गोज टू प्रूव कि मतलब ना हम लोग के लिए वर्क एक्सपीरियंस भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि रैंक के, और वर्क एक्सपीरियंस अच्छा करते हुए भी प्रेशर में भी हम चाहें तो बेहतर रैंक ला सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं। मैनी स्टूडेंट्स थिंक कि ना सिर्फ रैंक ही सब कुछ होता है या पास होना सब कुछ होता है, बट एक्चुअली क्वालिफाई करने के बाद लाइफ में रियल स्ट्रगल स्टार्ट होती है। तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी बहुत अच्छा है तो आपकी वो जो स्टार्टिंग फेज होगी ना आफ्टर क्वालिफिकेशन वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी, वेरी वेरी कंफर्टेबल। नहीं तो बहुत स्ट्रगल होता है वर्क एनवायरनमेंट में अपने आप को मतलब एडजस्ट कर पाना। तो मैं बहुत सारी सवाल पूछूंगा एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो, सो आई एम हर्ष पटेल। एज सर सेड मेरा AIR 7 आया था इन CA फाइनल्स एंड आर्टिकलशिप इज़ फ्रॉम EY। आई एम बेसिकली फ्रॉम कोलकाता, तो कॉलेज भी सेंट जेवियर्स था एंड हाँ लास्ट 1 year आई हैव बीन वर्किंग इन BCG। तो दैट्स अबाउट like academically that's about it. फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योर एकेडमिक हिस्ट्री 10, 12 फाउंडेशन इंटर, मतलब यू वर अ टॉपर और रैंक होल्डर इन दीज लेवल्स और नॉट? तो 10 and 12 में दोनों में 93% आए थे अराउंड। तो इट्स नॉट वेरी ग्रेट स्कोर, बट हाँ इट वॉज अ गुड स्कोर कंसिडरिंग कि ISC बोर्ड था एंड ऑल। एंड सेंट जेवियर्स कॉलेज में इन फर्स्ट ईयर आई वॉज फर्स्ट इन माई क्लास एंड सेकेंड एंड थर्ड ईयर में आई गेस सेकेंड ईयर में आई वॉज फर्स्ट एंड थर्ड ईयर में आई वॉजेंट इन टॉप 3 आई गेस आई वॉज देयर। एंड हाँ इंटर आई डेंट गेट अ रैंक, बट इन फाउंडेशन आई वॉज AIR 39 एंड एज यू नो CA फाइनल्स में AIR 7। I can say that academically you have been very sound throughout. मतलब you were in, हाँ mostly you were sound academically. Okay fine. Second thing my question is कि जैसे अभी न्यू सिलेबस आ गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली फाइनल के स्टूडेंट्स ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने जो भी तैयारी की आज तक, फाइनल में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं जो फ्रेशर होते हैं, किसी का सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, इवन 10th अटेम्प्ट भी होता है। तो ऑल ऑफ देम आर लाइक ट्रेंड इन द ओल्ड कोर्स। अब अचानक से न्यू कोर्स आ रहा है एंड इफ दे बाई चांस डोंट क्लियर इन November 23 दे विल बी कन्वर्टिंग टू न्यू सिलेबस May 24। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस से जेनरिक बेटर है या नहीं है? एंड सेकेंड, जिनका भी November 23 में एग्जाम है फाइनल का और वो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको तुम क्या टिप्स देना चाहोगे? तो आई पर्सनली फील न्यू सिलेबस इज मोर एडवांटेजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स। एंड या हो सकता है कि आपका November 23 नहीं क्लियर हो एंड यू माइट हैव टू शिफ्ट टू द न्यू सिलेबस, बट आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स विल रिमेन द सेम। इट्स नॉट कि डायरेक्ट टैक्स चेंज हो जाएगा, लॉ चेंज हो जाएगा, द कंटेंट इज द सेम। मोस्टली आपका पैटर्न चेंज होगा एंड दैट्स अबाउट इट। तो आई डोंट थिंक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस होगा इन द वे यू प्रिपेयर। तो preparations will remain the same and I also know the fact कि सारे faculty, सारे teachers are giving their best, putting all of their efforts कि it's easy, it becomes easy for you to switch to the new course and I don't think कि बहुत ज़्यादा difficult होगा आपके लिए, क्योंकि for us, most of us जिन लोग ने आर्टिकलशिप में 3 years पूरा डाला है, मेहनत की है, तो उनके लिए लास्ट के 4 months ही सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। सारे आप ट्यूशन्स करो, नॉर्मली भी न्यू सिलेबस में करो एंड बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है टू रिकैप्चर आपने क्या क्या पढ़ा था, बट देन अगेन वो 4 months आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आई फील कि आप न्यू सिलेबस को भी वैसे ही आप ट्रीट करोगे जैसे पुराना था एंड ऑफकोर्स थोड़ा बहुत जो चेंजेस हुआ है उसमें आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के आप सारे टीचर्स का जो गाइडेंस है बस उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो एंड ट्रस्ट इन देम। तो दैट्स अबाउट इट। वैसे न्यू सिलेबस में जैसे इन्होंने बताया लॉ तो है नहीं, वो तो सेल्फ पेज ऑनलाइन में है, सिलेबस इज प्रेटी मच सेम बट सेल्फ पेज ऑनलाइन में है। तो एक इन्होंने बात बताई कि फ़र्क मतलब न्यू सिलेबस इज एडवांटेजेस कंपेयर टू ओल्ड, और ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोच के
4 months का ही गेम है, उसमें मेहनत करना है, करेक्ट? अच्छा, आई वॉन्ट टू टॉक लिटिल बिट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस. ENY में वर्क एक्सपीरियंस क्या था और BCG में क्या है वो थोड़ा सा समझाना. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करते, उन्हें नहीं पता होता कि हाउ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज बेटर और वर्स कंपेयर्ड टू आर्टिकलशिप. तो ENY इज मतलब CA फर्म, तो वहाँ तो आर्टिकलशिप टाइम काम है, और BCG इज अ कंसल्टिंग ग्रुप. तो काम कैसे डिफरेंट था, कैसा एक्सपोजर था? तो इन EY आई वॉज इन स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन. सो उसमें आई वॉज इन एन FS टीम. सो वहाँ पे मेरा मोस्टली NBFCs का ऑडिट रहता था. तो वहाँ पे जनरली आपका लिमिटेड रिव्यूज़ एंड मार्च एंड ऑडिट है. तो वी यूज टू डू दैट. सो थोड़ा बहुत हो जाता था कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम यू आर डूइंग डिफरेंट एरियाज. सो बैलेंस शीट है, P&L है, यू आर डूइंग लेट्स से बोरोइंग्स, देन यू आर डूइंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो आप सबका एक एक करके एज यू ग्रो इन द फर्म यू डू मोर एंड मोर एरियाज, एंड देर इज़ अ पॉइंट इन टाइम व्हेन यू डू रेवेन्यू, एंड देन बेसिकली आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट आपने एक बार किया होता है कि मेरा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया. सो इन दैट सेंस मेरा आई गेस अराउंड 2 years में सेकेंड ईयर जब हो गया था इनिशिएट, तो मैंने भी मोस्टली सारा एरियाज कवर कर लिया था ऑफ एन NBFC का FS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड सेकेंड ईयर जब इनिशिएट हुआ था तब इफ़ यू शो कैलिबर देन आपके सीनियर्स भी आपको उतना ही पुश करेंगे. तो मेरे को प्राइवेट क्लाइंट दिया गया था कि आप हैंडल करो एंड डायरेक्टली मैनेजर विल जस्ट लुक एट इट कि कैसे हुआ है. सो आई वॉज बेसिकली डूइंग दैट प्राइवेट क्लाइंट इंडिविजुअली. ऑफकोर्स देयर वर पीपल टू हेल्प मी. तो बेसिकली वही सबसे बड़ा हाईलाइट था कि EY में आई कुड डू दिस, कि इतना भी मैंने कर लिया, सो दैट इज़ सफिशिएंट. एंड मूविंग ऑन टू BCG, तो BCG में आई वॉज इन मैनेजमेंट कंसल्टिंग. तो वहाँ पे इट वॉज अ बिग चेंज फॉर मी, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट में आप जो कर रहे हो इट इज़ फुल्ली फाइनेंशियल, एंड कंसल्टिंग में सिर्फ फाइनेंस नहीं होता. देर आर अ लॉट ऑफ एरियाज वेर यू कैन वर्क. सो वहाँ पे प्रैक्टिस एरियाज बहुत सारे होते हैं. तो वैसे भी आपको देखना पड़ेगा कि यू आर नो मोर जस्ट अ CA, बट यू आर अ प्रॉपर कंसल्टेंट. यू आर सपोज टू हेल्प योर क्लाइंट. एंड वहाँ पे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं ना, जैसे आपका कोई क्लाइंट है, फॉर मी इट वॉज एन NBFC अगेन, वहाँ पे विच वॉज फेसिंग अ ग्रोथ इशू, कि उनका ग्रोथ नहीं हो रहा, उनका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, लोन बुक नहीं बढ़ रहा. तो उसमें यू हैव टू बेसिकली स्ट्रक्चर कि कहाँ कहाँ इशू हो सकता है. सो ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट आप देखोगे कि NBFC का काम होता है लोन लेके लोन देना. तो देर आर 2 sides ऑफ इट. वन इज़ लेंडिंग जहाँ से उनका रेवेन्यू आएगा, एंड वन इज़ बोरोइंग जहाँ से वो लोग पैसा उठा के देंगे किसी को. तो दीज आर 2 broad एरियाज. अब आप लेंडिंग में देखोगे किस किस को लोन देना है, वॉट आर द एरियाज वेयर यू कैन गिव लोन. तो what we did was we basically helped them out, talk कि ये 17 important areas है या 20 important areas है जिसका growth in next 10 years would be इतना इतना इतना. So these are the areas where they should focus and lend. एंड ये आप एरियाज बता दिए. देन देर आर इंटरनल इशूज़. लेट्स से कि वो लोग का लेंडिंग प्रोसेस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. तो वी आर सपोज टू हेल्प देम स्ट्रीम लाइन इट. वहाँ पे हम लोग उनका मैपिंग कर देते थे कहाँ कहाँ इश्यूज़ हो रहा है. हम लोग फनल एनालिसिस करते थे कि आपका यार इतना इंक्वायरीज आ रहा है 100, उसमें से सेकेंड स्टेज में जा रहा है 50, फिर थर्ड स्टेज में अप्रूव हो रहा है लेट्स से 10, बट फाइनली आप खाली 4 ही लोन दे पा रहे हो. तो विच इज़ बैड. अब इसको कैसे इम्प्रूव करना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट लेंडिंग साइड. एंड बोरोइंग में लेट्स से यू हैव सो मैनी इंस्ट्रूमेंट्स. आप किसी दूसरे बैंक से लोन ले सकते हो, आप बॉन्ड्स इशू कर सकते हो, आप फिर क्रेडिट लाइंस ले सकते हो IMF से, ADB से, वर्ल्ड बैंक से. सो देर आर अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम वेयर यू कैन बोरो फंड्स. अब कौन सा जगह से आपको सबसे सस्ता पैसा मिल रहा है, एंड क्या मिक्स होना चाहिए, कितना टेन्योर का लोन होना चाहिए कि आपका एसेट लायबिलिटी मिसमैच नहीं हो. तो ऑल दीज वर फ्रॉम द बोरोइंग साइड ऑफ इट. तो दिस वॉज अ वेरी मतलब सुपरफिशियल लेयर पे कि दिस इज बेसिकली वॉट वी डू. बट इन एवरी एरिया देर आर सेपरेट मॉड्यूल्स. हर एक छोटा छोटा चीज़ होता है कि अगर आप बॉन्ड्स भी इशू कर रहे हो तो उसका मार्केटिंग कैसे करना है, उसको आपको रीच कैसे बढ़ाना है. तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी डिड इन कंसल्टिंग. मतलब दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट. बट रेवेन्यू को छोड़ के लेट्स से योर क्लाइंट में हैव अ प्रॉफिट इशू, दे में हैव कि मेरे को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मेरे को कोई नया जोग्राफी में जाना है, तो जो भी प्रॉब्लम होता है क्लाइंट को वी आर सपोज टू हेल्प देम आउट. मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज़ को लेके कि एक बार हर्ष ने जो भी
पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस किया है, चाहे आपको वापस एक बार देखना पर एक बार बैक जाके फिर से ज़रूर देखना, बिकॉज ही हैज़ एक्चुअली डिस्क्राइब्ड अ प्रॉपर केस स्टडी दैट ही हैज़ वर्कड इन BCG. मैनी स्टूडेंट्स को एक्चुअली कंसल्टिंग फील्ड अट्रैक्टिव होता है पर उनको पता नहीं होता कैसे वर्क करता है कि नहीं करता है, और इसने बहुत डिटेल में अच्छे समझाया. आई डोंट नो कि तुम लोग, आई अज्यूम ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इन फाइनल, यू आर लिस्निंग टू द फाइनल रैंकर्स वीडियो, तो तुम समझ रहे हो कि इसे क्या बोलना चाहता है, और नहीं समझो तो एक बार फिर से ज़रूर देखना. इसने बहुत सॉलिड पॉइंट्स बोले एंड इट विल गिव यू अ ग्लिम्स कि BCG या कोई भी कंसल्टिंग फर्म जो होती है वो किस तरह से ऑपरेट करती है. यू आर इन BCG दिल्ली, यू डिड योर आर्टिकलशिप इन EY कोलकाता, बट BCG दिल्ली में मतलब 1 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था. तो मतलब आई थिंक 8 मंथ्स तुमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, फिर 4 मंथ्स आपका वो था, हाँ, स्टडी लीव था. तो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल. सेकेंड, मैं जानना चाहता हूँ कि लास्ट 4 मंथ्स में जो एक कुछ क्लीशे एकेडमिक क्वेश्चंस होते हैं ना स्टूडेंट्स के, कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितनी बार रिविजन करना चाहिए, एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, उनके बारे में प्लीज़ थोड़ा गाइड करना. For me, November 22 was my attempt, but because of industrial training, I had to defer it. मतलब वो mandate था. तो there was a big gap for me कि मेरा पढ़ाई नहीं हुआ था. I had done most of my tuitions जिसका मेरे को लेना था and जिसका self study करना था. I was aware कि मेरे को करना पड़ेगा. So for me 4 months जो मैं वापस आया स्टडी लीव के लिए, वो very important given कि इतना बड़ा ब्रेक हो चुका है. तो 4 मंथ्स में वाइल मतलब बिफोर 4 मंथ स्टार्टेड आई हैड अ बेसिक मैप कि 8 सब्जेक्ट है, मेरे को एटलीस्ट 2 बार तो करना होगा, कि एक बार आई डू इट एंड देन अगेन आई डू इट, एंड लास्ट में जो टाइम बचेगा आई थॉट आई विल गिव मॉक एग्जाम्स. सो मैंने डेज एलोकेट कर दिए थे. सो लेट्स से माई स्टडी लीव इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st January एंड आई हैव 8 पेपर्स. तो फर्स्ट टाइम आई विल डू ऑल 8 एक करके एट द टाइम 1 सब्जेक्ट ओनली. एंड लेट्स से आई हैव गिवन 15 days टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फिर मैंने कॉस्ट को दे दिया 10 days 8 days. तो वैसे मेरे पास एक प्लान था. फिर आई थॉट कि सेकेंड रिविजन में मेरे को और कितना कम टाइम लगेगा, मे बी 60% कम हो जाएगा, 50% कम हो जाएगा, या ऑल टुगेदर मेरे को एकदम 2-3 days में हो जाएगा. तो वैसे सेकेंड रिविजन का भी मैंने एक बार बना लिया था. तो एग्रीगेट में अगर मैं सिर्फ 2 बार भी पढ़ता हूँ तो मेरा टोटल डेज इतना है. सो आई हैव एन आइडिया कि 4 मंथ्स के बाद लेट्स से आई हैव अ मंथ लेफ्ट, तो आई कैन ऑल्सो डू कि जो सब्जेक्ट्स में मेरा उतना ग्रास्प नहीं है. फॉर मी आई बेसिकली डिड अ 3rd रिविजन फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड IDT. तो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. एंड FR 2 बार किया था, बट एग्जाम से पहले तो ऑफकोर्स वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम गिवन कि FR का सिलेबस बहुत बड़ा होता है. तो वैसे मेरा प्लान था एंड वो चॉकआउट किया था. एंड मतलब मैंने कभी ऐसे आवर्स नहीं सोचा था कि कितना आवर्स पढ़ना है. हाँ, पोस्ट फैक्टो आई गेस मतलब यू शुड स्टार्ट योर डे एज अर्ली एज पॉसिबल. इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, नाइट पर्सन हो तो आप रात को कर सकते हो. बट आई फील कि आप जब नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो ना, यू आर मतलब वेरी एंथू की करना है. फॉर मी व्हेन आई स्टार्टेड IDT ना, तो फर्स्ट 2 days वर वेरी गुड. आई हैड टू कंप्लीट माई IDT इन आई गेस 5 or 7 days, बट उसके बाद मेरा पेस कम हो गया था. तो अप्रॉक्सीमेटली इवन इफ यू डू 10 hours का क्वालिटी स्टडिंग, दैट इज़ मोर देन एनफ. हाँ, तो लाइक क्वालिटी होना चाहिए. आपको ज़रूरी नहीं है कि 12 हो जाए 13 हो जाए कि हम लोग को पढ़ना ही है और कुछ भी नहीं करना. तो एंड ब्रेक्स भी नीडेड होता है. लेट्स से आपका 4 सब्जेक्ट हो गया, आपको एक ब्रेक चाहिए होगा. इवन 2 सब्जेक्ट हो गया तो आपको ब्रेक चाहिए होगा. तो आप हाफ अ डे ब्रेक लो, वो सब भी इम्पॉर्टेंट होता है. तो गिवन कि 4 months में मोस्टली यही था. एंड ऑफकोर्स देयर वर टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू फील डीमोटिवेटेड. तो उसमें आई यूज्ड टू कॉल माई फ्रेंड्स अप, दे यूज्ड टू से कि हो गया, एंड दे यूज्ड टू मोटिवेट गिवन कि यार यू आर डूइंग योर बेस्ट. आपके पास जितना आप वो तो कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा तो यू कांट डू एनीथिंग. तो आप अगर अपना बेस्ट दे रहे हो, आपने इतना सफ़र पार कर लिया है, अब बस थोड़ा सा ही है. तो थोड़े से लोज आते हैं बीच बीच में 1-2 दिन, बट दैट डज नॉट मीन कि वहाँ पे अपने को रुकना है. अपने आधा कर लिए एंड इफ़ यू आर गिविंग योर बेस्ट, अगर आपसे हो रहा है कि आप 9 घंटा में फुल एफिशिएंसी के साथ वो कर सकते हो जो दूसरा कोई बंदा 14 आवर्स में कर रहा है, सो इट्स ओके. बट आप जो कर रहे हो बस वो क्वालिटी करो एंड ट्राई कि आपका जो प्लान है ना, आप उससे थोड़ा स्टिक करो. तो यू हैव ए रफ आइडिया कि यार आपका माइलस्टोन अचीव हो रहा है कि नहीं.
फॉर मी आई यूज़ टू ट्राई कि यार जितना डेज़ मैंने दिया है वो करूँ, कभी कभार 1-2 दिन ओवरफ्लो हो जाता था, बट उसके लिए भी लास्ट में बफर लेके रखा था कि देर आर सम सिक डेज ऑल्सो, देर आर डेज व्हेन यू फील डीमोटिवेटेड, देर आर डेज कि आपका एफिशिएंसी बहुत लो होता है, तो वो सब का भी एक बफर लेके चलो तो हो जाता है। एंड ट्राई कि जितना रिविजन हो सके करो, बट प्रायोरिटी यही है कि आप अगर एक बार भी करो ना तो ऐसे करो कि आपका एग्ज़ाम आप ये करके आप सीधा एग्ज़ाम दे दो, ट्राई वही होना चाहिए। बहुत अच्छे से डिटेल में अपना स्टडी प्लान इन्होंने शेयर किया। फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि ही हैज़ एक्सप्लेन्ड हिज एंटायर स्टडी प्लान ब्यूटीफुली, मतलब 10 आवर्स जैसे बताया और क्वालिटी टाइम के बारे में बताया। यू कैन लिसन टू हिम अगेन एंड मतलब सोच सकते हो, अपना प्लान भी बना सकते हो। फिर बफर्स रखने वाली जो बात इसने बोली कि सिक डेज़ के लिए और डीमोटिवेटेड डेज होते हैं, ऑब्वियसली हर दिन सेम परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, कभी कभी हम लोग जो प्लान बनाते हैं डेली का वो अचीव नहीं होता, और उसका जो एक गिल्ट है ना वो सेकंड थर्ड डे तक अगर चला जाएगा तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक दिन के बदले 3 दिन नुकसान हो जाएगा, तो वो गिल्ट ट्रिप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मैं वापस से करियर और करियर के ऊपर आता हूँ। जैसे हमारी बात हो रही थी, यू हैव अ प्री प्लेसमेंट ऑफर फ्रॉम BCG इटसेल्फ, तो आई वांट टू नो कि अभी क्या क्या ऑफर्स हैं और तुम्हारे करियर चॉइसेस आगे क्या हैं, तुम अपने आप को आगे कहाँ देखते हो? तो सब प्री प्लेसमेंट ऑफर मतलब एक्चुअली दे विल गिव, तो वो सिस्टम है, अभी मिला नहीं है एग्जैक्टली, बट हाँ आई एक्चुअली प्लान की प्रॉबेबली आई कंटिन्यू विद BCG, एंड for few months at least I want to continue because consulting was a good experience overall, and there are certain things that I want to learn, मतलब I've seen my seniors do certain things, of course वो learning curve बहुत ज़्यादा आया है from 2 years at EY, but there are a lot of things that I'm yet to learn, so my aim is कि before I grow, मतलब I want to grow in consulting first because there are a lot of things that you can learn from your colleagues, तो वो मेरा अभी भी थोड़ा सा इच्छा है कि मतलब आई डू कंप्लीट ओवरऑल कि वो लोग से जो देखे उन लोग को एटलीस्ट आई वांट टू मैच कि उतना कर सकूं। वन लास्ट क्वेश्चन, अभी आज आई थिंक 8th of July, आई थिंक सो, हाँ 8 जुलाई है, तो अभी 4 months है रफली फॉर योर November 23 एग्जामिनेशन, और फाइनल स्टूडेंट्स में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बात को, स्ट्रेस है लेके कि उनके लिए एग्जिस्टिंग सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है। हाँ एग्जिस्टिंग सिलेबस और न्यू सिलेबस में थोड़े बहुत ही चेंजेस आएंगे, टीचर्स हेल्प करेंगे, वो सब ठीक है, बट फिर भी मन में एक स्ट्रेस हो ही जाता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, ये लास्ट अटेम्प्ट है November 23 का। तो स्टूडेंट्स को अब 4 months के लिए कैसे अपना प्लान बनाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर कुछ टिप्स आप शेयर कर दो। सो अगेन आई बिलीव 4 months आपका जो भी मतलब स्पेशली फॉर CA फाइनल्स आर मोस्ट क्रूशियल, आप ये जो 4 months में करोगे वही आपके साथ स्टिक करेगा, एंड दैट विल हेल्प यू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट्स इन 1.5 days, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड वी ऑल नो कि कितना वास्ट सिलेबस है, एंड गोइंग फॉरवर्ड की न्यू सिलेबस आना चाहिए। आई फील कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट इट, अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर में है सो दैट इज़ योर अटेम्प्ट, यू नीड टू गो फॉर इट एंड डू योर बेस्ट। सो मतलब मैंने ये सुना था कि डेफ़र करने के टाइम लोग ये सोचते हैं कि डेफ़र करूं कि नहीं, बट जब हम लोग बोर्ड्स देते थे स्कूल का, वी डिडंट हैव एन ऑप्शन। अब जो आपका प्रेप्स है आप फुल ऑन करते थे ना, आपके पास जब ऑप्शन नहीं है तब आप फुल उसको दोगे, बट आप अगर ऑप्शन है कि यार इफ़ आई मतलब रेस्ट फॉर 6-7 hours, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, आराम से मैं दूंगा, 6 subjects है MA में, तो ऑफकोर्स योर बॉडी विल चूज़ द सेकेंड ऑप्शन जो ईजी है, बट इट्स अप टू यू कि आप ये सोचो कि यार ऑप्शन नहीं है, करना तो इसी बार है, एंड वो निकल जाएगा। एंड आई फील कंसिस्टेंसी इज़ द की, अगर आप डेली आप जो फॉलो कर रहे हो ना, अगर आप करते जाओगे इट विल रिजल्ट कि आपका जो लास्ट में एफर्ट्स निकला है पेपर में वो अच्छा होगा। हमेशा ही कंसिस्टेंट रहना होता है CA में, एंड दैट विल ऑलवेज गिव यू गुड रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और लेसन्स तुमको मिले होंगे। पर्पसफुली आई हैव फोकस्ड मोर ऑन करियर एंड वर्क एक्सपीरियंस दैन एकेडमिक्स, बिकॉज क्या है कि पर्सनली स्पीकिंग आई एम अ टीचर, तो दिन रात मेरे जीवन में सिर्फ एकेडमिक्स होता है, एंड इट्स क्वाइट मोनोटोनस आफ्टर पॉइंट। तो मैं चाहता था कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव या इंसाइट मिले, स्पेशली द वर्क एक्सपोजर वाला पार्ट। आज भी मैं मतलब आई इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मैं फेस टू फेस भी मिलता हूँ लोगों से, स्टूडेंट्स आते हैं बात करते हैं, व्हाट्सएप पे भी होता है, ईमेल पे भी होता है, एंड मैं बता सकता हूँ
एक एक्सपीरियंस की कमी महसूस होती है कि जो वर्क एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स बाकी किसी भी कोर्स से इस मामले में बहुत अलग है कि जो वर्क एक्सपोजर यहाँ पे मिल जाता है बिफोर द फाइनल एग्जाम इटसेल्फ, वो शायद ही किसी कोर्स में मिलता हो, और वो वर्क एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि लोगों को वो वर्क एक्सपोजर नहीं मिल पाता, बिकॉज सबके सब तो बड़े फर्म्स या बड़ी कंपनी में सबको चांस नहीं मिलेगा। ऑलवेज वहाँ पे एक वैकेंसी का इशू रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वर्क एक्सपोजर वाला जो एक वॉइड है वो फिल करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ज़्यादा जो मेरे क्वेश्चंस थे वो वर्क रिलेटेड थे। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट, और इन्होंने जो एक्सप्लेन किया बहुत डिटेल में अच्छी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाया है। तुम आंसर से समझ सकते हो कि एक रैंकर स्टूडेंट के लिखने का प्रेजेंटेशन का लेवल क्या होता है, कैसे वो पॉइंट बाय पॉइंट सोचता है, कैसे वो पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिख के आता है। जैसे इन्होंने अभी ऑन स्पॉट एकदम क्वेश्चंस का आंसर दिया, वैसे ही तो पेपर में भी तो वही करना होता है। पेपर में भी तो हम लोग को पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखना होता है, तो वो भी तुमको एक झलक मिली होगी। एंड आई एम ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू, मतलब बोथ ऑफ यू मीन्स AIR 5 यश टिबड़ेवाल एंड AIR 7 हर्ष पटेल, कि तुम लोग आए। और एक्चुअली ये दोनों एक साथ इसलिए आए बिकॉज दोनों कोलकाता से, एंड दे आर प्रेटी मच लाइक नेबर्स, दे लिव अक्रॉस द स्ट्रीट। इनकी ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट रही है, बट द थिंग इज कि दे वेंट, जो मैंने बातचीत से मुझे पता चला कि एग्जाम देने साथ ही गए थे वगैरह। तो थैंक्स टू यू कि तुमने आया, अपना टिप शेयर किया। You have made everyone proud, including your teachers also. Thank you.